बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी फर्स्ट पार्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमारा सेकंड लेक्चर है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के रिलेटेड। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस को समझने से पहले आपको ये समझना है कि दो तरह की कंडक्टेंस होती है, जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया। एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और एक होती है मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। जिस वक्त एक मेटल में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, इस कंडक्टिविटी को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या मेटालिक कंडक्टेंस कहते हैं। मेटालिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो है वो सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है कि उस मेटल के बल्क में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे अल्टीमेटली उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा या कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, बिकॉज कंडक्टेंस इज़ ड्यू टू द अमाउंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ अ मेटल। लेकिन इसके बरक्स जब हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करेंगे, वहाँ पे एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिनका हमें सामना करना होता है। मसलन सबसे पहले तो जिस इलेक्ट्रोलाइट को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसकी नेचर क्या है, यानी वो लेस डिसोसिएटिव है, मोर डिसोसिएटिव है, इंटरमीडिएटली डिसोसिएटिव है, उसकी डिसोसिएशन पार क्या है। दूसरी बात, आपको हर दफ़ा डिसोसिएशन के साथ एक ख़ास टेम्परेचर को मेंशन करना होता है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज़ आल्सो डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। जिस वक्त हमने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात कर ली, हमने टेम्परेचर की बात कर ली, अगर इन दो फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए तो एंड पे जिस फैक्टर पे कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी आपने उस इलेक्ट्रोलाइट से जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूटेड बनाया है या कंसंट्रेटेड। एंड इफ़ यू हैव मेड द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन देन हाउ मच कंसंट्रेशन डू यू हैव प्रोड्यूस्ड, आपने कितनी कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बनाया है। तो तीन चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। नंबर वन, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नंबर टू टेम्परेचर, नंबर थ्री कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर कोई मुझे ये टास्क देगा कि दो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनकी कंडक्टिविटीज़ को आप कंपेयर करें, मसलन समवन हैज़ गिवन मी कॉपर सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट एंड एनीथिंग एल्स, कोई दो कंपाउंड, दो इलेक्ट्रोलाइट्स दे के उसने मुझसे कहा है कि इन दोनों की कंडक्टिविटीज़ को आपने कंपेयर करना है। कंपैरिजन के लिए एक बात याद रखें, आपको जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं वो आपको इक्वल रखना होते हैं। मसलन अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो सबसे पहले मैं उनकी कंसंट्रेशन को इक्वल रखूँगा, मतलब मैं जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद इन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो ऐड करूँगा, मसलन अगर 1 लीटर मुझे इलेक्ट्रोलाइट बनाना है कॉपर सल्फेट का और 1 ही लीटर सोडियम क्लोराइड का बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक जैसी अमाउंट दोनों साल्ट्स की डालूँगा 1 लीटर पानी के अंदर। यानी ना सिर्फ मैं इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट को इक्वल रखूँगा बल्कि मैं वॉल्यूम को भी इक्वल रखूँगा। अब उनके अंदर से करंट गुजार के मैं उनकी कंडक्टिविटी को कंपेयर करूँगा। सो इस बेस पे जब आप कंपैरेटिव कंडक्टिविटीज़ फाइंड आउट करना चाहते हों तो आप दो तरह से इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। या तो आप इलेक्ट्रोलाइट के ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐड करते हो या उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करते हो। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इस लेवल पे आके हमें ये अच्छी तरह अंदाज़ा है। जो इक्विवेलेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट, अगर आपने HCl का फाइंड करना है तो जो मोलर मैस होती है HCl की, किसी भी एसिड का अगर आपने इक्विवेलेंट नंबर फाइंड करना है तो आप उस एसिड की मोलर मैस को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट से। अब एसिड में नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट क्या होते हैं, एक एसिड में जितने H पॉजिटिव होंगे वो नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट होंगे, और अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो आपको उस मोलर मैस को उन नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट से डिवाइड करना पड़ता है
मसलन HCl है। अब HCl में हम जानते हैं एक ही H पॉजिटिव है, इसकी 36.5 मोलर मैस होती है ग्राम पर मोल। अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट मैस निकालूंगा वो भी 36.5 ही निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट यानी नंबर ऑफ़ H पॉजिटिव एक ही होता है। लेकिन जिस वक्त मुझे H2SO4 का वन इक्विवेलेंट निकालना है तो H2SO4 की जो मैस है सल्फ़र की 32 और ऑक्सीजन की 64 और 2 हाइड्रोजन, जितनी भी इसकी मैस आएगी सम अप कर लें तो जो हाइड्रोजन है यहाँ पे नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट 2 हैं। मैंने बताया एसिड में नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट का मतलब होता है कितने प्रोटॉन्स हैं। तो आप इसकी मैस को जब 2 पे डिवाइड करेंगे, जो ऊपर लिखी जाएगी इसकी मैस मैं सम अप कर देता हूँ। ये 98 बनती है। अगर H2SO4 की मुझे मोलर मैस का पूछा जाएगा वो 92 होगी, लेकिन अगर मुझे इक्विवेलेंट मैस का पूछा जाएगा तो मैं मोलर मैस को डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट से, फिर निकलेगा ये इसका हाफ, दैट इज़ 49। यानी इक्विवेलेंट मैस H2SO4 की 49 होती है, मोलर मैस 98। यहाँ से हम ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं, बट हमें जानना होता है कि एसिड में नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट का मतलब H पॉजिटिव आइंस की मौजूदगी, बेसिस में OH नेगेटिव जितने होंगे। मसलन NaOH में सिर्फ एक OH नेगेटिव है तो वही मोलर मैस, वही इक्विवेलेंट मैस। लेकिन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे CaOH2 ट्वाइस, वहाँ पे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलर मैस को 2 पे डिवाइड करना है, फिर इसकी इक्विवेलेंट मैस आएगी। सो या तो आप इक्विवेलेंट्स में निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड अप कर रहे हैं, तो या तो ग्राम इक्विवेलेंट एक डाल दें या एक मोल डाल दें। जिस वक्त आप फिक्स्ड अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट ग्राम इक्विवेलेंट की फॉर्म में डालेंगे उस वक्त ये बनेगा ग्राम इक्विवेलेंट। उस वक्त जो कंडक्टेंस निकाली जाएगी वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी। लेकिन जिस वक्त आपने इलेक्ट्रोलाइट को मोल्स की शक्ल में ऐड किया है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हुए, तो उस वक्त जो कंडक्टेंस उसकी निकाली जाएगी वो मोलर कंडक्टेंस, यानी मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इस बात पर डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन बनाते वक्त आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को किस फॉर्म में ऐड किया है। अब मैं सबसे पहले आता हूँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में इसको मैं डिफ़ाइन कर दूँ, आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऐड करना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने सॉल्यूशन लेना है, और 2 इलेक्ट्रोलाइट्स के दरमियान आपने जो फासला है वो 1 सेंटीमीटर रखना है, और उनके दरमियान एरिया इतना ज़्यादा हो कि वो सारा का सारा सॉल्यूशन उसके अंदर समा सके। तो फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की डेफिनेशन होगी कंडक्टेंस ऑफ ऑल आइंस, यानी उन तमाम आइंस के कंडक्टेंस जो प्रोड्यूस कैसे होते हैं फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर डालने से जितने आइंस प्रोड्यूस होंगे उन्हीं आइंस की कंडक्टिविटी तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेगी। यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज ड्यू टू द नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद इन 1 cm क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और कब? when the distance between the electrode is 1 centimeter and the area between the electrode is so large that whole the solution is residing within that electrodes, यानी सारा solution उन्हीं 2 electrodes के दरमियान समा जाए। So it is called lambda। lambda 2 तरह से होता है, यहाँ पे भी इसको लैम्डा ही बोलेंगे। लैम्डा जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को शो करने के लिए साइन है, रिप्रेजेंटेशन है, एंड दैट इज़ इक्वल टू के वी। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसमें आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऐड किया है। और के क्या है? ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है जो डिपेंड करती है आपके सॉल्यूशन की नेचर पे। सो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंज ये लाऊंगा, इस वॉल्यूम की जगह मैं 1000/c लिखने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें जो हमारे पास C ग्राम इक्विवेलेंट है, C ग्राम इक्विवेलेंट हमने 1000 cm क्यूब वॉल्यूम के अंदर डाल दिए, लेकिन हमें तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की फाइंड करनी है। तो अगर 1 ग्राम C ग्राम इक्विवेलेंट विल हैज़ वॉल्यूम 1000 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट में होगा 1000/c, तो मैं इस वॉल्यूम की जगह उठा के 1000/c का फिगर लिख दूँगा। अब ये जो C है ग्राम इक्विवेलेंट इज़ अ यूनिट ऑफ कंसनट्रेशन। और जब ग्राम इक्विवेलेंट यूज़ की जाती है तो हम मोलैरिटी की बात नहीं करते, हम मोलैलिटी की बात नहीं करते, हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं।
तो इस C की जगह जो कंसंट्रेशन यूनिट नॉर्मेलिटी इस्तेमाल होगी, कंसंट्रेशन की जो फॉर्म है। और अब मैं इसके जब यूनिट्स निकालूँगा, जो K है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट होती है पर ओम पर सेंटीमीटर, पिछले लेक्चर में पढ़ा हमने। 1000 ये cm³ है, वॉल्यूम है, नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट में निकाल रहे हैं, तो ये होगा cm³ में से 1 निकाले cm² बचेगा, पर ओम cm² पर ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ से अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि अपने V की जगह 1000 में C क्यों लिखा। एक दफ़ा फिर समझा दूँ, अगर आपके पास C ग्राम इक्विवेलेंट आपने ऐड किए हैं 1000 cm³ वॉल्यूम के अंदर, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर वॉल्यूम कितना होगा? C ग्राम में 1000 cm³ है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 1000/C हो जाएगा, तो वॉल्यूम की जगह 1000/C लिखा जाएगा। और इस C की जगह नॉर्मेलिटी मैंने क्यों लिखा? मैंने बोला जब जब कंसंट्रेशन जो है वो इन टर्म ऑफ इक्विवेलेंट्स आएगी तो तब वहाँ पे आप नॉर्मेलिटी इस्तेमाल करेंगे। मोलर कंडक्टेंस, अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की समझ आ जाए तो मोलर कंडक्टेंस हमें फौरी समझ आ जाती है। कुछ बेसिक चेंजेस हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करना होगी इसी डेफिनेशन में। जैसे कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बजाय आपने लिखना है कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी ग्राम इक्विवेलेंट की बजाय आपने मोल का वर्ड यूज़ करना है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दर हकीकत क्या बन जाएगी? मोलर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन V cm³ ऑफ सॉल्यूशन व्हेन डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट इज 1 cm एंड एरिया इज क्वाइट लार्ज दैट होल द सॉल्यूशन इज प्रेजेंट विद इन दोज इलेक्ट्रोड्स। सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है, 1 मोल, और ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टेंस हो जाएगी। ऐसी ही कुछ बेसिक चेंजेस होंगी फार्मूला में। इस लैम्डा के साथ m लिख दें, इट विल बी मोलर कंडक्टेंस। सेम फार्मूला वैसे 1000/C। अब के बाद जब मोलर कंडक्टेंस की बात होगी तो कंसंट्रेशन की टर्म नॉर्मेलिटी नहीं मोलैरिटी होगी, बिकॉज दिस द मोलर सोल्यूशन, सो मोलर से मोलैरिटी। अब कंसंट्रेशन टर्म्स मोलैरिटी होगा, यूनिट में सिर्फ इतना चेंज आएगा, वैसी पर ओम वैसी सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे पर ग्राम इक्विवेलेंट है, वहाँ पे पर मोल होगा। So that will be the basic difference between equivalent conductance and molar conductance.